सो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ किरण कुहा और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। तो लाइव क्लास शुरू हो गई है। जल्दी से जल्दी आप सब लोग अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करें और एक बार जल्दी से आके मेरे को ये बताएं कि आपका जो ऑडियो वीडियो है वो क्लियर है या नहीं। इज आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट। 2 मिनट वेट कर लेते ताकि जो स्टूडेंट्स है वो ज्वाइन कर ले और उसके बाद हम अपना जो सेशन है वो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप सबको पता होता है कि आपकी क्लास वेडनेसडे टू संडे 8 PM पर होती है। तो आप जो क्लास है उसको रेगुलर टाइम पे ज्वाइन किया करो। और मेरे को एक बार बताओ कि आपको जो ऑडियो है वो क्लियर है। आपको मेरी जो वॉइस है वो क्लियर आ रही है या नहीं, एक बार मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ। गुड इवनिंग अजय। गुड इवनिंग सविता। गुड इवनिंग रुचि। वॉइस इज क्लियर। ओके, तो अब जो है स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। और आज हमने अपना जो टॉपिक 7 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ इंटीरियर, अर्थ इंटीरियर के बारे में पढ़ना है। तो क्लास को रेगुलर ज्वाइन किया करो। आपको पता है वेडनेसडे टू संडे हमारी क्लास कहाँ पर होती है, ऐप पर होती है 8 बजे। और सिर्फ 2 दिन आपकी मंडे और ट्यूसडे को जो आपकी क्लास है वो कहाँ पर होती है, मंडे और ट्यूसडे को आपकी क्लास होती है यूट्यूब पर। और अभी जो आपका यूट्यूब का नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे और जो भी करंट एग्जाम आया है उसके एमसीक्यू सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपना सेशन। तो सबसे पहले एक बार जो ये पेजेस आपको दिख रहा है इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। वैसे आप सबको पता ही है कि ये जो है फिलर फॉर्म का टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है और इंस्टाग्राम चैनल है। जिसने भी से इनको ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसके थ्रू आपको जो लाइव अपडेट है एग्जाम से रिलेटेड वो लाइव अपडेट मिलती रहती है। चाहे वो आप पीएचडी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, हर जो न्यूज़ है वो आपको इन ग्रुप्स में दी जाती है। ये हमारा फिलर फॉर्म ऐप है जिसपे आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों की कोचिंग अवेलेबल है। आपको नोट्स दिए जाते हैं, पीवाईक्यू दिए जाते हैं, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाते हैं। ओके, और आपकी जो फीस है पेपर 1 की वो है 1999 और पेपर 2 की भी आपकी 1999। और इस पर भी आप मेरा कूपन कोड, क्या है मेरा कूपन कोड, मेरा कूपन कोड है किरण 10। इस किरण 10 को जब आप यूज करोगे ना आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फीस पे। तो जल्दी से जल्दी जिसने भी नहीं लिया है, आपका जो क्लासमेट है कोई नहीं जुड़ा है तो वो जुड़ जाइए, क्योंकि आपकी तैयारी अब की बार जबरदस्त होने वाली है। हम जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करेंगे और शुरू से ही हम अपने पीवाईक्यू वगैरह सब सोल्व करेंगे। ये हमारा रोड मैप है। मैंने ऑलरेडी बताया है कि हम ज्योग्राफी को कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले जो हमारी यूनिट है जियोमॉर्फोलॉजी, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, फिर करेंगे ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी के बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल टेक्निक, ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट एंड देन ज्योग्राफिक थॉट। ये आपकी जो यूनिट है हमें नवंबर तक अपना ये सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। ओके, अब ये देखो ये हमारा क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस है। इसमें 1 हो गया आपका, टॉपिक 2 हो गया है, टॉपिक 3 हो गया है, टॉपिक 4 हो गया है, आपका टॉपिक 6 हो गया है, टॉपिक 7 हो गया है। आज हम है इस पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ इंटीरियर पे। ठीक है, अब अर्थ इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे तो रेडी हो जाओ अपने पेन पेजेस के साथ। तो सबसे पहले है हमारा अर्थ का इंटीरियर। हिंदी में दिखा देती हूँ पहले कि हिंदी में क्या है।
ये कहते हैं कि यद्यपि पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना का अध्ययन भूगोल के क्षेत्र से बाहर है। ये कहते हैं कि जो हमारा अर्थ है, ये आपका अर्थ है, इस अर्थ के अभी तक हम किस बारे में पढ़ रहे हैं, ऊपर के बारे में, अर्थ की जो ऊपर का जो सरफेस है उसकी हमें जानकारी है, लेकिन अर्थ के अंदर की जानकारी, अर्थ के अंदर की संरचना कैसी है उसका अध्ययन करना भूगोल के क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, लेकिन अगर ये बात करें इसका जो प्रारंभिक ज्ञान है, यानी कि ये कहते हैं कि आप चलो हम नहीं कर सकते हैं इसका अध्ययन, बट थोड़ा बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए ज्योग्राफर्स को। इसका जो थोड़ा सा ज्ञान है वो भूगोलवेताओं के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की राहत, सतह की राहतों की प्रकृति और विन्यास काफी हद तक प्रकृति तंत्र और परिणाम पर निर्भर करते हैं। ये कहते हैं कि जो भी आपकी जो ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे बाहर की तरफ जो भी है आपका लैंड फॉर्म बनते हैं, वो आपके इंटीरियर जो एक्टिविटी होती है उसकी वजह से बनते हैं। और इसलिए हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में थोड़ा सा जो है पता होना चाहिए। ये कहते हैं कि जो आपके अंतर्जात बल है, अंतर्जात बल जो पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और भूकंप विज्ञान ने पृथ्वी के आंतरिक भाग के रहस्य के बारे में कुछ प्रमाणित ज्ञान प्राप्त करने में मदद किया है। ये तो बिल्कुल सही बात है। आप भूकंप, जब हम अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। जैसे आपके अर्थक्वेक की 3 वेव हैं, मतलब कि टोटल तो वैसे 2 वेव हैं, बॉडी वेव और सरफेस वेव। जो बॉडी वेव है उसमें है आपकी पी वेव, एस वेव, और जो कि आपकी सरफेस वेव है उनमें आपकी एल वेव और रेलेग वेव। ठीक है, तो जो भूकंप है, देखो 60 साल से जो आपका आईआईटी रुड़की है वो इस अर्थक्वेक के बारे में नॉलेज गेन करने में लगा हुआ है। हालांकि अभी तक भी किसी को ये नहीं पता है कि अर्थक्वेक कहाँ से उत्पन्न होते हैं, क्यों उत्पन्न होते हैं, करेक्ट रीजन किसी को भी नहीं पता है। ये हमारा टॉपिक कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ इंटीरियर, यानी कि हमारा ये जो अर्थ है, ये अर्थ जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो ये कैसा बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में थोड़ी सी जो नॉलेज है वो ज्योग्राफर्स को क्या है, होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे अर्थ सरफेस पे ये रिलीफ बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? जो हमारे अर्थ के अंदर से फोर्स काम करते हैं, इंटीरियर फोर्स, उन फोर्स की वजह से ये क्या बनते हैं, आपके ये रिलीफ फीचर बनते हैं। ठीक है, तो इन रिलीफ फीचर का जो नेचर है वो हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम इन माउंटेन्स के जब तक हमें पता नहीं चलेगा इसका नेचर कैसा है, किनका नेचर, इन लैंडफॉर्म का जो बाहर बने हैं, इन लैंडफॉर्म का नेचर तब हमें पता चलेगा जब हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता होगा। और जो आपका सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी क्या होता है? भूकंप विज्ञान, यानी कि जिसमें हम भूकंप की स्टडी करते हैं, वो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है नॉलेज को गेन करने में अर्थ के इंटीरियर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा बेसिक इंट्रो था कि कैसा है, हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। अब ये देखो, ये है हमारी अर्थ। ठीक है, इस अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन सा है? सबसे आउटर जो पार्ट है उसको बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट वो पार्ट है जो हम देख पाते हैं, ये बाहरी परत जो होती है अर्थ की। क्रस्ट के बाद आपका जो लेयर है उसको बोलते हैं मेंटल। और मेंटल के बाद, मेंटल के आपकी 2 लेयर हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। उसके बाद आपका सबसे जो अंदर का ये छोटा सा आपको पार्ट दिख रहा है, ये देखो, ये लाइट येलो और डार्क येलो वाला, ये बाहर वाला है आपका आउटर कोर और इनर कोर है, और अंदर वाला आपका इनर कोर। एक बात याद रखना, आपका जो आउटर कोर है वो कैसी स्टेज में है, कैसी अवस्था में है? लिक्विड स्टेज में है। जबकि आपका इनर कोर किस अवस्था में है? आपका सॉलिड स्टेज में है। ठीक है, उसके बाद ये हमने ये डायग्राम समझ लिया। अब देखो, इससे पढ़ने से पहले हमें ये देखेंगे कि हमारे ना कुछ सोर्स हैं। वे सोर्स क्या हेल्प करते हैं? आपके कुछ डायरेक्ट सोर्स और कुछ इनडायरेक्ट सोर्स है। ये सोर्स हमें हेल्प करते हैं पृथ्वी के अंदर के बारे में समझने में।
तो आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको 4 स्टेटमेंट दे दी जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा डायरेक्ट सोर्स का टाइप है या इनमें से कौन सा डायरेक्ट सोर्स का टाइप नहीं है, या फिर पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट सोर्स का टाइप है या कौन सा इनडायरेक्ट सोर्स का टाइप नहीं है। डायरेक्ट वो होते हैं जो हमें डायरेक्टली बता देते हैं, जिससे हमें देख के सीधा पता चलता है अर्थ के इंटीरियर के बारे में। इनडायरेक्ट वे सोर्स होते हैं जिनसे हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में डायरेक्ट नहीं पता चलता है। अब कौन सी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखते हैं। तो सब द सोर्सेज विच प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो ये कहते हैं कि ये अब दो सोर्स हैं आपके, डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स, यानी कि प्रत्यक्ष सोर्स और आपके अप्रत्यक्ष। तो जो आपके डायरेक्ट सोर्स है उनमें कौन सा है, जैसे आप खुदाई करते हो, ये आपका खुदाई मतलब डिगिंग, ये आपका अर्थ है, ठीक है। आप अर्थ की, आप सबको पता है हम अर्थ की बाहरी वाली परत पर रहते हैं, ठीक है, क्रस्ट पे। तो जैसे हम अर्थ का माइनिंग काम करते हैं, माइनिंग का करते हैं, तो माइनिंग में हम क्या करते हैं, खोदते जाते हैं चट्टानों को, ठीक है। तो इस माइनिंग की वजह से जो ये हम डिगिंग कर रहे हैं, खोद रहे हैं चट्टानों को, तो इससे हमें पता चलता है कि जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं ना, जो आपका टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है खुदाई से कि भाई जो अर्थ है ना, अर्थ के अंदर तापमान बहुत ज्यादा, जैसे जैसे हम क्रस्ट से कोर की तरफ चलते हैं तो तापमान में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे पहले पढ़ो क्या दे रखा है, the most easily available solid earth material is surface rock or the rock we get from mining areas। ये कहते हैं हिंदी में देख लो, सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पृथ्वी सामग्री से ही चट्टान या खनन क्षेत्रों से प्राप्त चट्टानें हैं। यानी कि आपका सबसे इजी जो सोर्स है वो है आपका ये सोलिड आपकी रॉक्स। इन सोलिड रॉक्स या जो चट्टान है, चट्टानों की खनन क्रियाओं में जब खनन माइनिंग होता है उसमें क्या करते हैं, हम चट्टानों को खोदते हैं ना, ठीक है। तो उससे हमें जो ये अर्थ है, अर्थ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चलता है। जैसे ये देखो, आपकी जो दक्षिण अफ्रीका में ये सोने की खदान है, वो कितनी गहरी है, 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। और देखो इस गहराई से आगे जाना संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि इस गहराई पर बहुत गर्मी है। यानी कि 3 से 4 किलोमीटर पर ही तापमान क्या है, बहुत ज्यादा है। इससे आगे जो है क्या नहीं हो सकती, इसके आगे खुदाई हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग उस तापमान को सहन नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद ये दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये देखो डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चलाया था, और ये इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ये दो मुख्य परियोजनाओं पर जो आपके दुनिया के साइंटिस्ट है वो काम कर रहे हैं, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। इंग्लिश में देख लो इन प्रोजेक्ट के नाम, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। आपसे ये पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि ये जो प्रोजेक्ट है ये किससे रिलेटेड है, तो आप बताओगे ये हमारे अर्थ के वे सोर्स है जिनसे हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे, ये एनसीईआरटी, आपकी एनसीईआरटी इंक्लूडेड है इसमें। आपने अगर 11th क्लास की एनसीईआरटी उठाई हो तो 11th क्लास की एनसीईआरटी का जो आपका 3rd चैप्टर है अर्थ इंटीरियर, वो इसी पर है। वो यही लाइनें लिखी हुई है आपके फर्स्ट पेज पे, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे गहरी डीपेस्ट ड्रिल कहाँ पे है, आपकी कोला में कितनी गहराई है, 12 किलोमीटर गहराई है। कहाँ पे है ये, आर्कटिक ओशियन में। इससे ज्यादा गहराई पर और कोई पॉइंट नहीं है हमारे अर्थ सरफेस पे। यानी कि कहते हैं कि आर्कटिक महासागर में कोला अब तक की सबसे गहरी ड्रिल है, जिसकी गहराई 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच गई है। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो, आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का जो सबसे गहरी ड्रिल है वो कितने किलोमीटर पर है या कौन से सी में है, तो वो आर्कटिक सी में है। 12 किलोमीटर की गहराई तक उसकी क्या है, गहराई है, ठीक है। और ये कहता है
इस और कई गहरी ड्रिलिंग परियोजनाओं ने विभिन्न गहराई पर एकत्रित सामग्रियों के विश्लेषण के माध्यम से बड़ी मात्रा में जानकारी प्रदान की है। ये कहते हैं कि ऐसे ऐसी जो हमारी ये ड्रिलिंग परियोजनाएं चल रही है ना, इसकी हेल्प से हमें अर्थ के अंदर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। कैसे? आपका जब आप खुदाई करोगे तो चट्टान के बारे में पता चलेगा और कि वो चट्टानें बनी कैसी हैं। दूसरा, वहां पे टेम्परेचर प्रेशर का भी पता चलता है, तो आपको पता लग जाएगा कि जैसे जैसे हम अर्थ में अंदर की तरफ नीचे की तरफ जाएंगे तो तापमान तो बहुत ज्यादा है। अब एक जो आपका डायरेक्ट सोर्स है वो है ज्वालामुखी विस्फोट। वो ज्वालामुखी विस्फोट आपको क्या देता है? डायरेक्ट जानकारी देता है। जैसे आपका ये ज्वालामुखी है वोल्केनो, ये वोल्केनो फटता है, इस वोल्केनो से आपका लावा निकलता है, गैसेस निकलती हैं, वाटर वेपर निकलते हैं, आपका डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, सब कुछ निकलता है। तो ये आपको क्या है? ये जो लावा निकला ये जानकारी देता है कि आपके अर्थ के अंदर क्या है। आपके अर्थ के अंदर एक क्या है? आपके अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, क्योंकि उस लावा का टेम्परेचर कितना ज्यादा होता है? 11,000 डिग्री सेल्सियस कुछ टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर है। तो इससे हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है, वोल्केनो से ये इरप्शन होता है कि अर्थ के नीचे हमारी गैसेस बहुत ज्यादा मात्रा में है और हमारे वाटर वेपर भी है, हमारा जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज्यादा और प्रेशर भी है। ठीक है, तो कुल मिला के आपके जो डायरेक्ट सोर्स है, डायरेक्ट सोर्स में होगा माइनिंग। माइनिंग आपका ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, आपका कौन सा होगा? वोल्केनो इरप्शन। ये देखो ये लिख रखे हैं डायग्राम में आपके डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में देखो कौन से जो अभी हमने पढ़े, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, माइनिंग और आपका वोल्केनिक इरप्शन। इनडायरेक्ट सोर्सेज ये हैं जैसे आपका टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, मीटियोर्स, स्टडी ऑफ मीटियोर्स, ग्रेविटी एनोमली, मैग्नेटिक सर्वे। इन सब से आपको क्या पता? टेक्टोनिक एक्टिविटी। इन सब से आपको इनडायरेक्ट जो है नॉलेज, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है अर्थ के इंटीरियर के रिगार्डिंग। यू गॉट इट? एक बार देख लेती हूँ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यशवंत, ड्रिफ्ट थ्योरी हो चुकी है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मैं आपको करवा चुकी हूँ, आपका पीडीएफ भी अपलोडेड है उसका। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा है यशवंत, आप एक बार जो क्लास है ना, क्लास में जो कंटेंट है वो ओपन करके देखो। आपका फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छी बात है। जो आपकी ड्रिफ्ट थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वो हो चुकी है। साथ ही साथ आपकी प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है वो भी हो चुकी है। अजय, आप क्लास में हो या नहीं? फर्स्ट यूनिट चल रही है, बट वो पूछ रहा है ड्रिफ्ट थ्योरी। तो जो ड्रिफ्ट थ्योरी है वो आपका इसी में तो है। देखो यशवंत, बहुत कुछ मिस नहीं हुआ है, आपका अभी 8 टॉपिक ही चल रहा है। अभी साथ साथ इनको वीडियो देख लोगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा आपको कितने लेक्चर हो गए हैं अभी तक? यशवंत, लेक्चर आपके मैं बताऊं तो आपकी जो है ना टोटल अभी आज आपका 8th टॉपिक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ इंटीरियर। ठीक है, वो हम अर्थ इंटीरियर के बारे में पढ़ रहे हैं। आपके जो टॉपिक है ना, मैंने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल करवा दिया है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमारा 3-4 क्लासेस है, उनपे उनमें क्लियर हुआ है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बाद हमने फंडामेंटल कंसेप्ट पढ़े हैं जियोमॉर्फोलॉजी के। फंडामेंटल कंसेप्ट के बाद हमने ओशियन और कॉन्टिनेंट एंड ओशियन के बारे में पढ़ा। इसमें आपकी 3 थ्योरी आती है कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन में। आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने क्लास में कौन से टॉपिक, यहाँ हमने जो हिल स्लोप थ्योरी है आपका वो किया है। आपके जो
माउंट हिल स्लोप थ्योरी और आपके विलियम मॉरिस डेविस और पैंक और इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आपकी 9 से 10 क्लास हो सकती हैं, वो देख लो, हो जाएगा क्लियर, ज्यादा पीछे नहीं हो, लेकिन अभी साथ साथ चलना ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब एक बार क्लास का हो जाता है ना क्लियर, तो फिर क्लियर हो जाता है। शुरुआत कौन से शुरुआत आपको करनी पड़ेगी जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक 1 जियोलॉजिकल टाइम स्केल, क्योंकि अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल नहीं समझा तो आपको फिर कोई भी टॉपिक समझ नहीं आएगा, क्योंकि फिर उसमें आपके ऐसे ऐसे वर्ड यूज होंगे कि कार्बोनिफेरस क्या है आपको नहीं समझ में आएगा, प्लीस्टोसीन क्या आपको वो नहीं समझ में आएगा। तो उसको समझने के लिए आपको फर्स्ट टॉपिक है ना उसको क्लियर करना पड़ेगा। पहले वो देखो, आपको लाइन वाइज जो टॉपिक जैसे मैंने कराया एज इट इज लाइन वाइज करो, आपको हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड अजय, सबसे गहरी सब लिख के जो देख रहे हो वो बहुत अच्छी बात है। यही पे आपको जो मीनिंग है ना यही पे आपको याद हो जाएगा। ओके, तो अब ये वाला जो अभी तक मैंने आपको डायरेक्ट सोर्स बताए हैं अर्थक्वेक का जो टॉपिक हम जो अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ रहे हैं वो आपको क्लियर हो गया, सबको हो गया ना क्लियर। इसके बाद हम अब इनडायरेक्ट सोर्स पढ़ेंगे। पहले एक बार मेरे को बताओ कि सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ओके, नाउ वी स्टार्ट our next slide, that is indirect source। अब इनडायरेक्ट सोर्स क्या होते हैं, देखो ये जो इनडायरेक्ट सोर्स है ना, इनडायरेक्ट सोर्स हमें कोई जैसे आपका माइनिंग से जो खुदाई करके हमें पता चलता था वो तो डायरेक्ट हम खुद फील कर लेते थे, लेकिन ये जो आपके इनडायरेक्ट सोर्स है इससे हमें इनडायरेक्ट नॉलेज मिलती है आपके किसकी, अर्थ के इंटीरियर की। ठीक है, ये देखो, एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इनडायरेक्टली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर, यानी कि इनडायरेक्टली जो इंफॉर्मेशन है प्रोवाइड करती है आपके, सबसे पहले आपका टेम्परेचर, इसमें सेकंड है आपका प्रेशर। ठीक है, आपका देखो जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से अंदर की तरफ चलते हो तो जो टेम्परेचर है वो क्या है, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, यानी कि जैसे ही हम अर्थ के सरफेस से गहराई की तरफ चलते हैं तो जो तापमान और प्रेशर है वो इंक्रीज होने लग जाता है। ओके, अप्रत्यक्ष जो स्रोत वे पदार्थ के गुणों का विश्लेषण अप्रत्यक्ष रूप से आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये कहते हैं हम जानते हैं जो खनन गतिविधि है उनके माध्यम से सतह से आंतरिक गहराई की ओर बढ़ती दूरी के साथ तापमान और दबाव दोनों बढ़ता है, यानी कि जैसे जैसे हम सरफेस से गहराई की तरफ चलते हैं तो जो तापमान और आपका प्रेशर है वो दोनों इंक्रीज हो जाता है। और इससे हमें पता चलता है कि जो आपका अर्थ है, अर्थ के अंदर गहराई में जो तापमान है वो भी बहुत ज्यादा है, प्रेशर है वो भी बहुत ज्यादा है। अब आप कहोगे कि मैम हमने क्लाइमेटोलॉजी में तो ये पढ़ा है कि आपका जो टेम्परेचर और प्रेशर है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप है। हाँ जी, वो बिल्कुल सही बात है, जब हम अर्थ सरफेस के अबव बात करते हैं तो वो बिल्कुल क्राइटेरिया अप्लाई होता है कि टेम्परेचर में और प्रेशर में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, लेकिन आपकी अर्थ की गहराई में जो प्रेशर है वो इंक्रीज क्यों हो जाता है, क्योंकि आपका जो ये रॉक्स है इन रॉक्स का क्या है, एक भार है, बहुत ज्यादा भार पड़ जाता है और इसकी वजह से वहां पे प्रेशर क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये देखो ये कहते हैं knowing the total thickness of the earth, scientists have estimated the value of temperature, pressure and the density of material at different depth। ये कहते हैं कि जो साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट ने आपके टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी की बहुत सारे डिफरेंट जो है थिकनेस विकनेस ये सब जो है जानकारी हासिल की है। और ये कहते हैं इट इज ऑल्सो नोन दैट द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑल्सो इंक्रीज विद डेप्थ। अब देखो आपका जैसे ही आप अर्थ के सरफेस से यानी कि यहाँ से जब गहराई की तरफ चलते हो तो तीनों चीज बढ़ती हैं गहराई के साथ, टेम्परेचर भी, प्रेशर भी, डेंसिटी भी। ठीक है, डेंसिटी कैसे ज्यादा कम होते हैं, देखो जैसे आपका एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, जो आपका गर्म पानी है ये आपका ठंडा गर्म पानी है, गर्म पानी में क्या होता है,
आप गर्मियों में क्या हो जाते हो, सब कुछ अपने कपड़े वगैरह निकाल देते हो ना, तो ऐसे ही जो गर्म पानी के पार्टिकल है ना, उनको टेम्परेचर ज्यादा मिलता है तो वो ज्यादा गर्म हो जाते हैं और दूर दूर फैल जाते हैं, ऐसे चिपकते नहीं है। तो इसकी वजह से जो आपका गर्म पानी है ना, उसकी जो डेंसिटी है ना वो कम हो जाती है। वही अगर आपका ठंडा पानी की बात करो तो आप सर्दियों में क्या करते हो, सिकुड़ जाते हो ना। तो जो ये पानी है, पानी के जो ये मटेरियल है, ये भी एक दूसरे के पास ऐसे सिकुड़ जाते हैं एक दूसरे की ओर। इसलिए आपकी जो कोल्ड वाटर होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा, और जो आपका हॉट वाटर होता है उसकी डेंसिटी कम होती है। ये याद रखना। और डेंसिटी कम होने की वजह से ही आपका जो गर्म पानी है वो ऊपर तैरता है और जो आपका ठंडा पानी है वो नीचे बैठता है। आपने कभी देखा है कि हम सर्दियों में पानी जो है गर्म होने के लिए लगा देते हैं, जैसे रोड वगैरह में, तो जब हम जल्दी हटा देते हैं 10 ही मिनट में, तो ऊपर वाली जो परत है वो गर्म मिलती है, लेकिन नीचे वाली जो परत है वो ठंडी मिलती है। तो ये यही रीजन है कि आपका जो गर्म पानी है, जो गर्म पानी गर्म हुआ है, वो क्या करता है, वो हल्का हो जाता है और हल्का होके क्या ऊपर उठ जाता है। जबकि आपका ठंडा पानी क्या है, भारी हो जाता है, इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है और ये नीचे बैठ जाता है। इसलिए आपको जो ठंडा पानी है वो नीचे मिलता है और जो गर्म पानी है वो ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है। आप टेम्परेचर और प्रेशर तो इंफॉर्मेशन देते ही अर्थ के इंटीरियर के बारे में। दूसरा जो सोर्स है वो है मीटियोर्स। मीटियोर्स यानी कि जो उल्का पिंड होती हैं। जब हम इन उल्का पिंड की स्टडी करके देखते हैं तो ये जैसे हमारी जो ऑरेंज कह रही हूँ, अनियन होता है ना, अनियन अंदर से कंसेंट्रिक परतें होती है इसकी। ऐसे ही जो उल्का पिंड है इसकी भी परतें होती है। तो साइंटिस्ट ने ये अंदाजा लगाया कि ये जो उल्का पिंड है ये हमारी अर्थ का ही एक पार्ट है। तो जैसे इसमें प्याज की तरह लेयर है, ऐसे ही हमारी अर्थ में भी प्याज की तरह लेयर मिलती हैं। ये हमारे बोला साइंटिस्ट ने। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की कुल मोटाई जानकर उसके तापमान, दबाव और पदार्थों के घनत्व का अनुमान लगा लिया। ठीक है। पृथ्वी की मोटाई जो मानकर उन्होंने अंदाजा लगा लिया, सिर्फ उनके पास कोई ये डायरेक्ट सोर्स नहीं था। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स कौन से हैं। अब आपका सबसे पहले आप पढ़ोगे टेम्परेचर की, देखो गहराई, जैसे जैसे हम जीरो अपना ये जो सतह है, इस सतह से हम नीचे की तरफ जाते हैं तो आपका जो टेम्परेचर है वो कितना क्या होता है, कितना इंक्रीज या डिक्रीज होता है। सबसे पहले देखो, ये वाला जो टर्म है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो आप जैसे ही देखो ये कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ डाउनवर्ड एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस फॉर 100 मीटर। आपको एक बात पता है कि आपका जो टेम्परेचर है, ये दो तरीके से समझो। ये है आपका अर्थ का क्रस्ट। इस क्रस्ट से जब हम ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ चलते हैं तो बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका जो तापमान है वो कम होता है, लेकिन बढ़ती गहराई के साथ जो तापमान है वो क्या होता है, ज्यादा। और इसको, ये जो तापमान कम होता है इसको आप बोलते हो नॉर्मल लैप्स रेट, की बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका तापमान गिर जाता है, इसको बोला जाता है नॉर्मल रेट। अब ये टेम्परेचर देखो, जैसे ही आप 100 मीटर्स तक जाते हो तो अर्थ के सरफेस से 100 जो मीटर है, 100 मीटर तक तो जाते हो, तो जो तापमान है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ 8 किलोमीटर। ये कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल हो जाता है फाइंड आउट करना कि जो टेम्परेचर 8 किलोमीटर से आगे है वो किस रेट से बढ़ रहा है, ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। अब देखो, जैसे 43 किलोमीटर पर आपका टेम्परेचर कितना हो गया, 1000 डिग्री सेल्सियस। आपका 40 किलो वही आपका 40 किलोमीटर में देखिए तो सिर्फ 500 जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। तो इस बात से ये एविडेंट होता है, इट इज एविडेंट दैट हाई टेम्परेचर ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस एट डेप्थ ऑफ 40 किलोमीटर in the tectonically active area is nearer to the initial melting point of rock of lower crust and mantle, mainly basalt and perodite। अब आपको ये क्या बोल दिया इन्होंने, ये तो आपको समझ ही नहीं आया होगा। हिंदी में देख लो, ये कहते हैं कि ये स्पष्ट है
कि टेक्टोनिक रूप से जो सक्रिय क्षेत्र में 43 किलोमीटर की गहराई पर आपका 1000 डिग्री सेल्सियस का जो उच्च तापमान है वो निचली परत और मेंटल को मुख्य रूप से बेसाल्ट और चट्टानों के प्रारंभिक पिघलने के बिंदु के करीब है। यानी कि आपकी जो जो चट्टाने हैं इस टेम्परेचर पर जो चट्टाने हैं वो पिघलना शुरू हो जाती है। यानी कि आपका ये जो 1000 डिग्री सेल्सियस है ना 43 किलोमीटर पर, ये ऐसा तापमान है जो चट्टानों को गलाने के लिए तापमान जरूरी होता है, उसके आसपास ये आपका टेम्परेचर है। तो देखो आपने कितने ज्यादा वेरिएशन देखे, कहीं पे आपका टेम्परेचर कम, कहीं पे ज्यादा। अब ये आपके देखो ये अब ये आपके देखो ये आपके कुछ सोर्सेस बता रखे हैं कि आपको पता है एस्थनोस्फेयर। देखो सबसे पहले होता है क्रस्ट, क्रस्ट के बाद होती है आपकी अपर मेंटल, अपर मेंटल के बाद ये लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल का ये जो पार्ट है वो किस में है, उस पे आपका एस्नोस्फेयर स्थित है। और यहाँ पे जो आपका जो क्या है, एस्नोस्फेयर में आपका मैग्मा स्थित है, रेडियो एक्टिव मेटीरियल। ठीक है, तो ये जो एस्नोस्फेयर है आंशिक रूप से क्या हुआ है, पिघला हुआ है। यानी कि ये लिक्विड स्टेट में है, यहाँ पे आपका मैग्मा प्रेजेंट है। और ये कहते हैं कि 100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान कितना हो जाता है, 1100 डिग्री सेल्सियस पर। आपका जो एस्नोस्फेयर है वो 100 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है, याद रखना। और कहता है कि 400 किलोमीटर और 700 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 1900 डिग्री सेल्सियस होने का ये अनुमान लगाया गया है। तो ये मान लो कि 1100 डिग्री सेल्सियस पर आपकी जो चट्टाने है वो पिघलने लग जाती है, क्योंकि आपका जो एस्टेनोस्फेयर है वो 100 से 200 किलोमीटर की गहराई के बीच में फैला हुआ है। और ये कैसा, ये पिघला पार्ट है, यहाँ पे आपका मैग्मा है। उसके बाद ये कहते हैं कि 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित मेंटल, यानी कि अब आपका ये लोअर मेंटल और अपर जो कोर है, आउटर जो कोर है, इसके क्या कहता है, 29 किलोमीटर गहराई पर स्थित मेंटल और बाहरी पिघले हुए कोर, यानी कि आपका आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है, इनके जंक्शन पर, यानी कि इनके जो ये ट्रांजिशन जोन है, इसका जो बीच का जोन है जहां पे आपका कोर अलग होता है मेंटल से, वहां पे जो तापमान है वो ये देखो कितना है, 3700 डिग्री सेल्सियस। और ये कहते हैं कि फिर 5100 किलोमीटर की गहराई पर आपका जो तापमान है कोर में वो देखो कितना हो जाता है, 4300 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर वेम्परेचर कुछ नहीं याद करना। आपको बस ये याद करना है कि देखो आपको इसके थ्रू ये समझाया गया है कि कैसे जब हम गहरा अर्थ के क्रस्ट से कोर की तरफ चलते हैं तो टेम्परेचर में कैसे वेरिएशंस आते हैं, ये आपको बताया गया है। उसके बाद ये देखो ये आपका किसका चार्ट है, ये आपका देखो यहाँ पे डेंसिटी शो करी गई है। तो देखो आपकी डेंसिटी कैसी थी, सबसे पहले जीरो, ये इनर कोर पे डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा इनर कोर पे, आउटर कोर में इनर कोर से थोड़ी कम है। फिर आपके यहाँ पे जो है बाउंड्री, जो कोर और मेंटल की बाउंड्री है वहां पे स्टेबल हो जाती है। फिर मेंटल में जो है एकदम से क्या होने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। ऐसे ऐसे क्या है आपके ओशियन पार्ट तक पहुंच जाती है। तो ये आपको एक डायग्राम समझाया गया है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी देखो ये भी वही आपका डायग्राम है। ये देखो आपका लिथोस्फेयर यानी कि आपका जो ये क्रस्ट है, उसके बाद एस्थेनोस्फेयर और ये आपका कोर। देखो आपका टेम्परेचर देखो एस्थेनोस्फेयर में 1100 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मेंटल में एकदम से तापमान देखो कितना गिरता है आपका, 3 से 4000 के बीच में हो जाता है। फिर आपका इनर कोर में तापमान कितना है, देखो 6000 के आसपास आपका टेम्परेचर होता जाता है। और यही आपको ये देखो डेप्थ दिखा रखी है, ठीक है, कि इतनी डेप्थ पे इतना टेम्परेचर, तो ये आपको याद रखना है। ये डायग्राम आपको समझाने के लिए है। ये प्रेशर आपको दिखा रखा है कि आपकी 1000 पे 2000 केल्विन टेम्परेचर है, 2000 पे और 3000 पे आपका 3000 केल्विन है।
5000 पे 5000 केल्विन और 6000 पे आपकी डेप्थ पे 7000 डिग्री सेल्सियस या केल्विन आपका टेम्परेचर है। ठीक है, तो बढ़ती गहराई के साथ आपका तापमान बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। ओके, अब ये कहते हैं कि जो और आपके इनडायरेक्ट सोर्स है ना, जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं किसके बारे में, अर्थ के इंटीरियर के बारे में, उसमें एक है ग्रेविटेशन फोर्स, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा है आपका सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी में हो गया आपकी अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वेव, वेव में आपकी प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और आपकी लव वेव। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो ग्रेविटेशन फोर्स इज नॉट द सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन द सरफेस। आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो ग्रेविटी है वो कहाँ पे आपका, ये देखो, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या है, सबसे कम। और सबसे ज्यादा जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो है आपके पोलर एरिया पे। क्यों है पोलर एरिया पे ज्यादा, क्योंकि जो आपकी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पोल्स के अराउंड है, इसलिए आपका ग्रेविटेशन फोर्स पोल्स पर ज्यादा है और आपकी इक्वेटर पर कम है। ऐसे ही आपका एक फोर्स और होता है, वो होता है आपका कोरियोलिस फोर्स। अब जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो किस वजह से ओरिजिनेट होता है, आपकी अर्थ की रोटेशन की वजह से ये फोर्स उत्पन्न होता है, और ये भी इक्वेटर पर 0 और पोल पर सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो ये फोर्स बढ़ने लगता है। ठीक है, अब ये कहते हैं द ग्रेविटेशन फोर्स इज नॉट सेम एट डिफरेंट, हर लैटिट्यूड पर आपका जो ये ग्रेविटी फोर्स है वो सेम नहीं है। ये कहते हैं इट इज ग्रेटर नियर द पोल्स, यही बात मैंने बताई कि ये ध्रुव के पास सबसे ज्यादा है लेकिन लेस एट इक्वेटर, आपका जो इक्वेटर एरिया है वहां पे कम है। क्यों, बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन एट द पोल, यानी कि ये है आपका इक्वेटर और ये है आपका पोल, और जो पोलर एरिया है वो अर्थ के सेंटर के ज्यादा पास है, जबकि आपका इक्वेटोरियल एरिया ज्यादा दूर है। ठीक है, हिंदी में भी देख लो कि जो अन्य अप्रत्यक्ष स्रोत है उसमें आपका गुरुत्वाकर्षण है, चुंबकीय क्षेत्र है और भूकंपीय गतिविधि है। इसमें सबसे पहले हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बोला कि ये हर जगह समान नहीं होता है, ध्रुवों के पास सबसे अधिक और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। और इसका कारण यह है कि जो भूमध्य रेखा पर केंद्र से दूरी ध्रुवों की तुलना में अधिक है, यानी कि जो आपके पोलर एरिया है वो आपके अर्थ के सेंटर के ज्यादा पास है, जबकि आपका जो भूमध्य रेखा वो ज्यादा दूर है। उसके बाद ये कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का मान भी सामग्री के द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होता है। ये कहते हैं कि जो ग्रेविटी फोर्स की वैल्यू है ये भी अलग अलग हो जाती है आपके मटेरियल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कहते हैं कि जैसे आपका ये जो मटेरियल है, मटेरियल यानी कि आपका रॉक्स का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी वजह से आपका जो ग्रेविटी है उसका भी अनइवन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, कहीं पे ग्रेविटी ज्यादा कहीं पे ग्रेविटी कम। ठीक है, और इस ये क्या कहता है, दिस रीडिंग डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये जो ग्रेविटी की रीडिंग है ये बहुत अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये देखो, ये जो आपकी ग्रेविटी कहीं पर अलग है, किसी प्लेस में ज्यादा किसी प्लेस में कम, तो ये जो डिफरेंस है इसको बोला जाता है आपका ग्रेविटी एनोमली। ग्रेविटी एनोमली हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, अर्थ के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल ऑफ द क्रस्ट, यानी कि जो हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट पे जो हमारा मटेरियल है यानी कि रॉक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे आपकी हार्ड रॉक कहीं पे आपकी मैग्नेटिक रॉक। तो इस तरीके से ये जो आपका ग्रेविटी है उसमें एनोमली यानी कि डिफरेंस देखने को मिलते हैं, कहीं पर ग्रेविटी ज्यादा कहीं पर ग्रेविटी कम। और ये कहते हैं कि आपके जो मैग्नेटिक सर्वे होते हैं उनसे भी हमें अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है, ये पता चलता है कि अर्थ के कौन से हिस्से में मैग्नेटिक मटेरियल ज्यादा है कौन से में आपका कम है। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट में कहते हैं कि आपकी जो सिस्मिक एक्टिविटी है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है किसके रिगार्डिंग, अर्थ के इंटीरियर के रिगार्डिंग। और ये हम है डिटेल में बात करेंगे इन सिस्मिक एक्टिविटी के बारे में अर्थक्वेक में। ठीक है,
ये आपको सबको समझ में आ गया कि भूकंपीय गतिविधि पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए हम इस पर कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि हम अपने पढ़ेंगे अर्थक्वेक चैप्टर में। ये देखो, अब ये जो डेंसिटी का डायग्राम लगाया ना, ये आपको याद करना है। देखो, सबसे कम डेंसिटी किसकी है? क्रस्ट की, 2.2 से 2.9। अब आपका एक बात बता दूं, आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो है वो अलग है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी है 2.2, और वहीं पर आपकी ओशनिक क्रस्ट की आपकी 2.9 आगे लिखा हुआ है, वहां से नोट्स बना लेना। अपर मेंटल की डेंसिटी है 3.4 से 4.4 के बीच, लोअर मेंटल की है 4.4 से 5.6, आउटर कोर की है 9.9 से 12.2, इनर कोर की सबसे ज्यादा डेंसिटी हमारे इनर कोर की है 12.8 से 13.1। ये डेंसिटी का आपका डायग्राम है। अब देखो, आपकी अर्थ की केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताया हुआ है। ये केमिकल कंपोजिशन पढ़ने से पहले मेरे को ये बताओ कि यहाँ तक आपको जो है वो क्लियर है? हाँ जी। ओशियन और कॉन्टिनेंट में अर्थ का पार्ट, एक मिनट। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है, यशवंत, आपका ये जो मैग्मा वाला पदार्थ है ना, इसको रेडियो एक्टिव मटेरियल बोला जाता है। आपने देखा है ना, जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो आपका मैग्मा या जो आप, अब मैग्मा और लावा में डिफरेंस होता है। जो वो लाल पदार्थ अर्थ के सरफेस के नीचे होता है ना, तब तो उसको बोलते जाता है मैग्मा। लेकिन जब वो वोल्केनो फट जाता है और बाहर आ जाता है सरफेस पे, तो उसको बोला जाता है आपका लावा। ठीक है। तो ये जो मैग्मा है ना, इसको ही आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल जो पदार्थ है वो बोला गया है। ठीक है। और इतनी हीट जनरेट होती है वहां। हाँ जी, बिल्कुल। आपका जो एस्थेनोस्फेयर है, एस्थेनोस्फेयर में आपका मैग्मा है। ठीक है। और उस एस्थेनोस्फेयर में आपकी जो प्लेट है वो क्या है? पिघलती है। और वहां का टेम्परेचर है 11,000 डिग्री, 1100 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है। ये वो टेम्परेचर है जिस पे आपकी जो रॉक्स है वो बॉयल होना शुरू हो जाती है। ओशियन एंड कॉन्टिनेंट में अर्थ की क्रस्ट का पार्ट अलग अलग होता है। बिल्कुल रुचि, आपकी जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट है वो ग्रेनाइट से बनी है, जबकि आपकी ओशनिक क्रस्ट बेसाल्ट से बनी है, इसलिए दोनों की डेंसिटी अलग है। डेंसिटी, यशवंत पूछ रहे हैं कि मैम डेंसिटी जितनी कम उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी क्या? नहीं, देखो, डेंसिटी में और हीट में मैंने अभी तो बताया, जैसे जैसे हम अर्थ से के सरफेस से गहराई की तरफ चलते तो तीनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आपका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, आपकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, और आपका जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। डेंसिटी का और हीट का कोई रिलेशन नहीं है। डेंसिटी अलग चीज है, हीट अलग चीज है। मैंने अभी अभी आपको डेंसिटी बताई क्या होती है। डेंसिटी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आपका ये जो रोक का भार है, आपकी रोक पर प्रेशर, एक जो दो रोक हैं, ये रोक आपस में क्या एक दूसरे पर ऐसे स्टेबल करी हुई ना, तो ऊपर वाली जो रोक है ना, इसका नीचे वाली रोक पर क्या पड़ता है? प्रेशर बढ़ता है। इसकी वजह से आपकी जो डेंसिटी है वो भी बढ़ जाती है। ओके, यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? यू गॉट इट? अजय, सविता, रुचि, यशवंत, अंकिता, अश्विनी, यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? मैम, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? किसके कॉन्सिक्वेंसेस पूछ रहे हो बेटे? टेम्परेचर इंक्रीज होने के कॉन्सिक्वेंसेस पूछ रहे हो, या डेंसिटी के कॉन्सिक्वेंसेस पूछ रहे हो?
देखो टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से, देखो आपका सबसे पहले बताती हूँ, आपका ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वे में दोनों अफेक्ट करता है। पॉजिटिव वे में ये कि अगर आपका अर्थ के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा ना, तो आपका ये जो मैग्मा है वो नहीं बनेगा, क्योंकि उसके लिए आपको टेम्परेचर की नीड है। ठीक है, आपका जो रॉक्स है वो रॉक्स पिघलेगी नहीं, एस्टेनोस्फेयर में आपकी रॉक्स पिघलती है। हमने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा है, उसमें मैंने आपको एक प्लेट का नाम बताया था जिनको बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट। कन्वर्जेंट प्लेट वो प्लेट होती है जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आती है, भारी प्लेट नीचे दस जाती है, हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। ये जो भारी प्लेट होती है ना, ये एस्टेनोस्फेयर में क्या हो जाती है, एस्टेनोस्फेयर में गल जाते हैं। इसका ये जो नीचे वाला मेरे हैंड वाला जो हिल रहा है ना, ये उंगली, ये वाला जो इसका पार्ट है ना आपकी रोक का, ये क्या करता है, पिघल जाता है, और इस रोक के पिघलने की वजह से आपका मैग्मा बनता है। तो ये अर्थ पे आपका साइक्लिक नेचर चलता है। ऐसे आपकी प्लेट आप एक दूसरे के पास आती रहती हैं, मैग्मा बनता रहता है और आपका लावा इरप्शन होता रहता है। और बाहर जब अर्थ सरफेस पे ये लावा का इरप्शन होता है तो उसकी वजह से आपकी इग्नियस रॉक्स बनती हैं। तो एक तरफ से आपकी इग्नियस रॉक बन रही है, एक तरफ से आपकी जो रॉक्स हैं वो बिगड़ भी रही हैं, मेल्ट भी तो हो रही है ना मैग्मा। मैग्मा आपका कैसे बन रहा है, मैग्मा बनता है इन रॉक्स के मेल्ट होने की वजह से। और जहां पे आपका ये मैग्मा है वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से वहां पे रॉक क्या है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाती हैं। तो ये रीजन है। रुचि बोल रही है मैम मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है। कोई बात नहीं रुचि, आप आराम से क्लास देख लेना, आपको ये रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। आप कोई भी डाउट आपको किसी भी रिगार्डिंग इसके, और कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि हम अर्थ के अंदर ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि जब हमारे रोग का हिस्सा ही पिघल जाता है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाता है, तो हम कैसे वहां पे ड्रिलिंग का काम कर सकते हैं। हाँ जी यशवंत पूछो, क्या क्वेश्चन है आपका, ड्रिल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है आपका, पूछो। रुचि एक बार काम करो, आप ये जो क्लास है ना इसको लीव करके दोबारा से जो है ज्वाइन करो, नेट ऑफ करके रिफ्रेश करके फोन को। हाँ जी, जो ओशन में ड्रिल हुआ है उससे। यशवंत, जो ड्रिल हुआ है ना अभी तक जो खुदाई हुई है वो सिर्फ 12 किलोमीटर की गहराई पर खुदाई हुई है। ठीक है, वहां पे आपका मैग्मा क्यों नहीं मिलेगा, सबसे पहले तो आपकी ये जो मैग्मा की लेयर है एस्थेनोस्फेयर पे सिचुएटेड है, यानी कि 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर आपका मैग्मा है। मैग्मा ऐसे हम नहीं छू सकते, मैग्मा को ऐसे हम नहीं देख सकते हैं। मैग्मा की जो लेयर है वो 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर मिलती है हमें, 100 से 200 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ 12 किलोमीटर की गहराई तक ही खोद पाए हैं, और वहीं पे टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि उससे आगे खुदाई हो ही नहीं सकती है। ठीक है, बिल्कुल। देखो आपकी जो ये ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स है ना, इसकी वजह से आपका जो अर्थक्वेक है वो तो बिल्कुल आ सकते हैं, इसमें तो कोई आपका दो राय नहीं है। हम जो ये ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं ना, इसकी वजह से आपके जो अर्थक्वेक है वो तो बिल्कुल श्योरिटी आ सकती है। लेकिन वोल्केनो का इरप्शन ऐसे नहीं होता है, वोल्केनो का इरप्शन हम नहीं करवा सकते। वोल्केनो का इरप्शन, वोल्केनो इरप्शन तब होगा जब आपकी जो जहाँ पे आपका जो वोल्केनो इरप्शन होता है वो तब होता है जहाँ पे आपकी सॉफ्ट रॉक होती हैं, और जो आपका ये जो कन्वेक्शन करंट है, कन्वेक्शन करंट उन सॉफ्ट रॉक को तोड़ के बाहर आ जाती है, और वो मैग्मा बहुत ऊपर आसमान तक उछलता है और बाहर आके बिखर जाता है। आपने कभी वीडियो में देखा कि कैसे आपका मैग्मा से लावा आपका बाहर आ जाता है। हाँ जी, ओशियन में बिल्कुल वोल्केनो इरप्शन होता है यशवंत। प्लेट टेक्टोनिक वाली वीडियो देखना, वहां पे एक तो प्लेट आपकी कन्वर्जेंट, दूसरी प्लेट आपकी डाइवर्जेंट, जहां पे दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी ना, तो उसकी वजह से सी फ्लोर स्प्रेड होता है। अब मैंने आपको सी लेवल सी फ्लोर में भी डिफरेंस बताया है। जो सी फ्लोर क्या होता है, आपका जो आपका ओशियन का जो
फ्लोर होता है ना, यानी कि पानी के नीचे जो सतह होती है धरती वाली, उसमें जो दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है ना, तो उसकी वजह से दरार पड़ जाती है। जब उन वहां पे आपकी दरार पड़ जाएगी ना, तो जो नीचे मैग्मा है उसको रास्ता मिल जाएगा ऊपर आने को। तो वो जो लावा है वो ऊपर आ जाता है ओशन फ्लोर पर, और वो ओशन के नीचे फ्लोर पर क्या है, जमने लग जाता है। और उसकी वजह से आपके ओशन के अंदर रिज बन जाती है, एक लंबी लंबी कटक बन जाती है, जिनको हम मिड ओशनिक रिजिस कटक बोला जाता है। आगे समझ में। और जहां पे आपकी दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है ना, तो उसकी वजह से आपका सी फ्लोर स्प्रेड होता है, यानी कि आपका जो समुद्र का एरिया वो बढ़ जाता है। जबकि जहां पे आपकी कन्वर्जेंट प्लेट, दो प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं, वहां पे आपका जो सी फ्लोर है वो घटता है। ओके, तो अब छोटा सा जो टॉपिक है वो आज का वो ये रह गया है कि केमिकल कंपोजिशन के रिगार्डिंग जो आपके एडवर्ड सुयस है ना, उन्होंने अर्थ के 3 पार्ट बताए हैं। ये देखो, ये कहते हैं केमिकल कंपोजिशन। सबसे पहले तो याद रखना कि अर्थ की जो ये लेयर है, क्रस्ट, मेंटल कोर, इसके बारे में जो केमिकल कंपोजिशन है वो किसने दिया, ये पूछा जाता है। एडवर्ड सुयश ने केमिकल कंपोजिशन दिया है अर्थ के इंटीरियर के बारे में। और इन्होंने बोला है ये जो लेयर है ये कैसी बनी है, आपकी क्रिस्टेलाइन रॉक्स। क्रिस्टेलाइन का मतलब होता है दानेदार। दानेदार रॉक कैसे बनती है, जब आपका जो ये मैग्मा अर्थ के ऊपर आके ठंडा हो जाता है ना, एकदम से ठंडा होता है या बहुत लेट से ठंडा होता है, तो उसमें दाने छोटे या बड़े बनते हैं, इसलिए इग्नियस रॉक को क्रिस्टेलाइन रॉक्स बोला जाता है। इसमें जो आपकी सिलिका है, सिलिका का पदार्थ मिलता है। सिलिका यानी कि आपका एसिड जो मटेरियल है वो ज्यादा है, बेसिक कम है। ठीक है, इनमें जो डोमिनेंट मिनरल मिलते हैं वो फेल्सफार, मीका मिलते हैं। और लोअर पार्ट में आपके जो सिलिकेट्स हैवी मटेरियल है ये मिलते हैं। ये देखो, तो अब इन्होंने एडवर्ड सुयश ने 3 लेयर बताई है। सबसे पहले बताई है सियाल, सियाल के बाद है आपका सीमा, सीमा के बाद है आपका ये निफे। ये एडवर्ड सुयश ने 3 आपकी लेयर बताई है, सियाल, सीमा, निफे। यानी कि अगर आप वैसे पढ़ोगे तो इसको बोला जाता है आपका क्रस्ट मेंटल कोर, ये याद रखना। सियाल को बोला जाता है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सीमा को बोला जाता है ओशनिक क्रस्ट, और आपका कोर वाला पार्ट है निफे। अब देखो ये कैसे बने हैं। जो आपका सियाल है, एस आई से मतलब सिलिका, ए एल से मतलब एल्यूमिनियम, यानी कि ये लेयर आपकी पहली लेयर सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी है। दूसरी है साइमा, यानी कि एस आई का मतलब है आपका सिलिका, एम ए से मतलब है मैग्नीशियम, यानी कि ये वाली लेयर सिलिका और मैग्नीशियम मिनरल की वजह से बनी है। उसके बाद आपका निफे, यानी कि आपका जो कोर है उसमें आपका निकिल, यानी कि आपका आयरन, निकिल और आयरन यानी कि फेरस की वजह से बना है, निकिल प्लस फेरस। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले आपकी सियाल, आपकी जो सियाल मैंने अभी बताई, जो क्रस्ट है आपकी जो महाद्वीपीय यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो बनी है ग्रेनाइट से। वही आपका जो ओशनिक क्रस्ट है वो बनी है बेसाल्ट से, याद रखना। तो सियाल बोला जाता है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को, और ये सियाल सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, तो इसलिए इसको सियाल बोला गया है क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा है, तो इसी के बेस पे इसका नाम पड़ा है सियाल। इसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो पूछी गई है एग्जाम में, वो है 2.9, याद रखना। और वहीं पे इसकी थिकनेस है 50 से 300 किलोमीटर। ये 2 ये आपसे पूछा गया है कि आपके जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, तो वो है आपकी 2.9। और ये जो लेयर है ये डोमिनेट करते हैं आपके इसमें एसिड मटेरियल, यानी कि आपका सिलिका और पोटाशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, याद रखना। किससे बनी है, ये ग्रेनाइट से बनी है, सियाल और एल्यूमिनियम। डेंसिटी है 2.9 और 50 से 300 किलोमीटर इसकी मोटाई है। इसमें आपके एसिडिक पदार्थ जैसे पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकेट, ये सब आपके यहाँ पे मिलते हैं। ओके, उसके बाद है आपका साइमा। साइमा यानी कि आपका ओशनिक क्रस्ट, ये बेसाल्ट से बनी है। ठीक है,
और कैसे बनी है, इसके बनने का जो कारण है वो आपके वोल्केनो के फटने की वजह से इसमें आपका सिलिका और मैग्नीशियम मिलता है, इसलिए इसका नाम किसके नेम पे पड़ा है, साइमा, सिलिका और मैग्नीशियम के नेम पे। अभी आपसे डेंसिटी पूछी जाती है तो आपको बतानी है 2.9 से 4.7 डेंसिटी आपके साइमा की, और मोटाई है इसकी 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में। और इसमें आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और ये सारे आपके जो मिनरल्स है वो मिलते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन रेजिंग वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये देखो जो लिथोस्फीयर है, अरे एक मिनट, तो ये देखो जो आपका लिथोस्फीयर है, देखो क्रस्ट के दो पार्ट है, अभी अभी मैंने बताया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का कितना है आपका 2 पॉइंट, कितना है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का 2.9, और आपका ये जो ओशनिक क्रस्ट है उसका 2.9 से 4.7 के बीच में है। फिर आपका ये देखो अपर मेंटल में है आपका एस्थनोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर यानी कि आपका ये लोअर मेंटल, उसके बाद है आपका आउटर और इनर कोर। ये देखो ये आपको जो ये नाम लिख रखे हैं ना यहाँ पे, ये लिथोस्फेयर, एस्थनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, बेरिस्फेयर, ये भी आपके दे रखे हैं नेम, वो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ केमिकल कंपोजिशन याद रखनी है। अब लास्ट की जो हमारी लेयर है वो है निफे, ये निकेल और आपके आयरन से मिलकर बनी है, ठीक है। अब इसका जो डायमीटर है वो कितना है 6880 किलोमीटर है। ये जो कोर है वो निफे से बना, यानी कि इसमें लोहे के जो पार्ट्स है वो ज्यादा है, आयरन ज्यादा पार्ट में मिलता है, इसलिए इसमें इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक यानी कि अपने तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी इसमें ज्यादा है, और ये प्रॉपर्टी इंडिकेट करती है अर्थ की रिजिडिटी को, ठीक है। अब आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये याद रखनी है, क्रस्ट, क्रस्ट के भी दो पार्ट आपको, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, फिर है अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। अब इनके बीच में ना ये डिसकंटिन्यूटी यानी कि एक ट्रांजिशन जोन है, ये आपको याद रखना है। उसके लिए ट्रिक है, आपको याद रखनी है CMRGL, CMRGL। अब आपका सबसे पहले आता है, आपको पता है क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक ट्रांजिशन जोन है जिसको बोलते हैं कोनरॉड डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद है आपका क्रस्ट और मेंटल के बीच में, अपर मेंटल के बीच में आपका मोहरोविसिस डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में आपका रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। और उसके बाद है आपका मेंटल और आउटर कोर के बीच में है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है आपका लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ये आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो मोस्टली पूछी गई है वो आपकी पूछी गई है मोहरोविसिस और ये गुटेनबर्ग, क्योंकि ये किसको अलग करते हैं, एक अलग करती है कोर को और मेंटल को, और एक अलग करती है क्रस्ट को और मेंटल को। यहाँ तक आपको जो ये चैप्टर है वो समझ में आया है या नहीं वो बता दो। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल अजय, जो आपका 29.2% पार्ट है वो कॉन्टिनेंट का, 78.8% आपका ओशनिक पार्ट है। और यही आपका देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कॉन्टिनेंट पार्ट है यानी कि जो लैंड पार्ट है वो ज्यादा है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को आप लैंड हेमिस्फीयर बोलते हो। वही आपका जो सदर्न ओशियन है, सदर्न पार्ट है, वहां पे पानी का भाग ज्यादा है, इसलिए आप उसको बोलते हो वाटर हेमिस्फीयर। ये आपका रीजन असर्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो सबको क्लियर है, अंकिता ने बोला उनको क्लियर है। ये जो डिसकंटिन्यूटी के लिए जो ट्रिक बताई है कोनराड, कोनराड डिसकंटिन्यूटी है आपके अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये लेयर का पैटर्न तो याद है, सबसे पहले क्रस्ट, क्रस्ट के बाद है मेंटल, मेंटल के बाद है कोर। तो आप ये याद कर लो CMRGL,
सी का मतलब होता है कोनराड। कोनराड है आपके अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में। फिर आपका मोहरोविसिस। मोहरोविसिस है आपके क्रस्ट और मेंटल के बीच में। उसके बाद आपका रेपिटी। रेपिटी जो डिसकॉन्टिन्यूटी है वो है आपके, डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब है असंबद्धता, यानी कि ये जो कॉन्टिन्यूटी, ये जो लाइन है, ये जो ट्रांजिशन जोन है, यहाँ से आपका जो दोनों जो लेयर है उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाती है, एक लेयर की कैरेक्टरिस्टिक खत्म, दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक शुरू हो जाती है। और ये क्या है, एक ट्रांजिशन जोन होता है। ये कोई प्रोसेस नहीं होता, ये एक इमेजिनरी लाइन है यशवंत, एक इमेजिनरी लाइन है आपकी ये डिसकॉन्टिन्यूटी। जैसे आपका इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, कैंसर आपकी इमेजिनरी लाइन है ना, ऐसे ही ये इमेजिनरी लाइन है जो हमारे साइंटिस्ट ने बना रखे। ये एक्चुअल में कोई लाइन नहीं होती है, ये आपकी इमेजिनरी लाइन है। यानी कि यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। और जैसे आपका अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में रेपिटी है, कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। तो जो कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी क्या करता है, अपर क्रस्ट, कोनराड से ऊपर आपको अपर क्रस्ट की कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे, यानी कि आपको कॉन्टिनेंटल पार्ट मिलेगा, और नीचे वाले में आपको ओशियनिक क्रस्ट की कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगी। ठीक है, तो ये है आपका आज का टॉपिक। और अगर आपको बोलूं आज का जो टॉपिक है उसका पीडीएफ आपको आज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। कल आपको इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक आपको ये जो क्लास है आप देखो, इसको रिवाइज करो, कुछ नहीं समझ में आता कल दोबारा से पूछ सकते हो। और अब हम मिलते हैं कल इसी टाइम पे, 8 बजे क्लास होगी, सबको क्लास ज्वाइन करनी है। हम अपना ये जो कल टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक साथ ही साथ अर्थक्वेक शुरू कर देंगे। ओके, अर्थक्वेक से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू, वेलकम वेलकम यशवंत। मेरे को सिर्फ इतना चाहिए क्लास में कि मेरे जो बच्चे हैं उनको टॉपिक क्लियर हो जाए, और टॉपिक क्लियर होने के साथ साथ जो कोई भी उनका डाउट नहीं रहे, अच्छे से समझ में आए, तो मेरे को ऐसा लगता है मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ कि मेरे बच्चों को समझ में आए, तो मेरे को और भी अच्छा फील होता है और नेक्स्ट टाइम मैं और ज्यादा एनर्जी के साथ काम करती हूँ। ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो, बाय बाय एवरीवन। रुचि क्लास 6 बजे नहीं होती है, क्योंकि मेरे को स्कूल भी या कॉलेज वगैरह में भी जाना होता है, तो इसलिए जो क्लास का टाइम है मंडे, तो फिर पीपीटी नहीं बन पाती है, और पीपीटी नहीं बन पाएगी तो आपको पढ़ाऊंगी कैसे। ठीक है, कल की पीडीएफ सविता, कल की पीडीएफ मैंने तो अपलोड कर दिया, वो आपको ऐप पे जहाँ पे फ्री आपको एक्सेस मिलता है ना, फ्री आपको मैटर मिलता है वहीं पे मिल जाएगी, मैंने अपलोड कर दी थी। आप जीतू सर को मैसेज कीजिए, क्योंकि मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया। वहाँ पे जो नोट्स होते हैं ना, फ्री ग्रुप फ्री क्लास के जो नोट्स होते हैं वो अलग से अपलोड होते हैं, वो मैं नहीं करती हूँ। जो मैं करती हूँ ना उनको आपको साथ में अपडेट दे देती हूँ, मेरे जो नोट्स की होती है अपडेट। ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट।